नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन ने जो है राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि रीट मेंस एग्जाम जो है उसकी क्लासेज कल से शुरू कर दी थी। तो अपन पहले साइकोलॉजी देख रहे थे और साइकोलॉजी की एक क्लास अपनी कल हो चुकी है। अब हम जो आज दूसरी क्लास में लेवल 2 के लिए जो आपका अधिगम जो एक क्षमताएं टॉपिक है उसके साथ में जो है बाल विकास की कक्षाएं देखेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का वो है, कक्षा में एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है। जैसे वाज को वो सो पढ़ता है, डॉग को गोड पढ़ता है, वह अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है पर पढ़ने में परेशानी होती है। सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? तो जब भी किसी जो है बालक को पढ़ने में परेशानी हो, किस में परेशानी हो? पढ़ने में अगर परेशानी हो, इसका मतलब वो क्या है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया में क्या होता है? जो है पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। पढ़ने संबंधी कठिनाई, पढ़ने संबंधित जो है कठिनाई होती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कोई बालक जो है वो वाज को सो लिख रहा है, डॉग को गोड लिख रहा है और अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है पर पढ़ने में उसको परेशानी होती है, इसका मतलब वो डिसलेक्सिया से ग्रसित हो सकता है। डिसलेक्सिया होता है जिसमें पढ़ने में कठिनाई हो। डिसग्राफिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? वो अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे। ध्यान रख लेना, वो लिख सही रहा है, डब्ल्यू को डब्ल्यू ही लिख रहा है। देखो ये रहा, डब्ल्यू को डब्ल्यू, ए को ए ही लिख रहा है, एस को एस ही लिख रहा है, इसका मतलब उसको लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। बात है उसको पढ़ने में कठिनाई है। पढ़ने में कठिनाई होने के कारण उसको क्या है, वो जो है पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति को लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं रखा गया है? लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम अक्षमताएं। क्या चीज हो गई है? अधिगम अक्षमताएं। अक्षमताएं और अधिगम अक्षमताओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी गई है? तो सबसे पहले अपन बात करें डिसलेक्सिया की, ऊपर पढ़कर आ चुके। पढ़ने संबंधी विकार, किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी विकार। पढ़ने संबंधी विकार यानी कि पढ़ने में अगर कठिनाई होती है तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया। फिर आपका डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब, ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन? लिखते हैं ना ग्राफ को, ऐसे कोई जैसे ग्राफ बना दिया तो ये होगी ग्राफ मतलब लिखने संबंधी कठिनाई या लिखने संबंधी विकार। लिखने संबंधी विकार। अब जो आपका डिसग्राफिया, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक तो जो है छोटी बड़ी एबीसीडी में जो है कंफ्यूज हो जाना। छोटी बड़ी एबीसीडी में जो है डिफरेंस या हम कह सकते हैं मैं अंतर नहीं कर पाना, अंतर नहीं कर पाना, यह आपका डिसग्राफिया के अंतर्गत आता है, कर पाना। ठीक है। दूसरी बात जो डिसग्राफिया में आएगा वो आएगा लिखने संबंधी परेशानी तो है, इसके अलावा जो है पेंसिल पकड़ने में भी परेशानी होती है। पेंसिल पकड़ने में परेशानी, पेंसिल पकड़ने में परेशानी, पकड़ने में परेशानी। लेकिन जो पेंसिल पकड़ने में परेशानी है, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो आपको अगर डिसग्राफिया ऑप्शन में तो कर देना है, वरना एक होता है डिस्प्रेक्सिया। क्या होता है आपका? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों से संबंधित जो है समन्वय नहीं कर पाता बालक, मांसपेशियों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, मांसपेशियों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, स्थापित नहीं कर पाना, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो मैं बता चुका डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, ऊपर अपन बात कर चुके कि डॉग को गोड लिखता है, ठीक है, वाज को सो लिखता है, तो ये सब आगे पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया में। ठीक है। डिसग्राफिया में लिखने संबंधी विकार आ गए। ठीक है। और पेंसिल को सही से नहीं पकड़ पाना इसके अंतर्गत भी आता है और डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत भी आता है, दोनों के अंतर्गत आता है, ध्यान में रख लेना। लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन की बात करें तो उपयुक्त ऑप्शन ये है आपका। उपयुक्त ऑप्शन क्या है? डिस्प्रेक्सिया, क्योंकि मांसपेशियों में समन्वय स्थापित नहीं होता तो पेंसिल को नहीं पकड़ पाएगा। छोटी बड़ी एबीसीडी में अंतर नहीं कर पाता, मतलब उसको क्या लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो भी डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। फिर आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से कैलकुलिया बनाए, कैलकुलिया मतलब गणित से संबंधित, तो गणित संबंधी विकार या गणना संबंधी विकार जो होता है वो किस में आता है आपका? गणना संबंधी विकार, यानी कि गणना नहीं कर पाता वो अच्छे से। ठीक है। वो आता है डिसकैलकुलिया में। डिसकैलकुलिया में और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, घड़ी में समय देखने पर, घड़ी में समय देखने पर कठिनाई, समय देखने में कठिनाई, देखने में कठिनाई मतलब जो घड़ी है उसमें अगर आप समय नहीं देख पा रहा है कोई बालक, इसका मतलब वो डिसकैलकुलिया से प्रभावित
है। तो ये कुछ मेन चीजें जो मैंने आपको बता दी। तो इसमें यह बोला है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं आता, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, श्रवण बाधित होना। क्या? श्रवण बाधित होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48वां क्वेश्चन है आपका, ये कॉमन सब्जेक्ट है आपके लेवल 2 और लेवल 1 में। हालांकि ये जो आपका अधिगम समझा टॉपिक नहीं है, फिर भी अधिगम के साथ पूछ सकते हैं, तो आप भी जो है इसको अच्छे से देख लेना। यदि कोई छात्र गणित में सामान्य से बहुत पीछे है जबकि अन्य विषयों में उसका प्रदर्शन अच्छा है, तो एक संवेदनशील शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गणित में सामान्य से पीछे है लेकिन अन्य जो विषय उसमें उसका प्रदर्शन अच्छा है, तो एक संवेदनशील शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाएंगे। देखो, उसके माता पिता को डांटना, कोई मतलब नहीं है इसका। उसे अत्यधिक गहरे कार्य देना, कोई मतलब नहीं है। उसे अन्य छात्रों से तुलना करके शर्मिंदा करना, कोई मतलब नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कॉमन सेंस से अपन कर सकते हैं, उसकी अधिगम अक्षमता की जांच करवाना। अगर कोई बालक गणित में सामान्य से पीछे है तो उसके अपने को क्या करवाना चाहिए? अधिगम अक्षमता की जांच करवानी चाहिए। दूसरी बात देखो, अपने जो क्लास का उद्देश्य रिवीजन करना है, तो कुछ चीजें जो आपको और याद रखनी है, डिस्कैलकुलिया वगैरह तो अपन ने देख लिया। एक होता है आपका डेलिरियस, नाम ध्यान में रख लेना, डेलिरियस ट्रेमेंस। कौन सा? डेलिरियस ट्रेमेंस। ये क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें बालक जो होता है या फिर जो व्यक्ति होता है, उसकी शराब छोड़ने के दौरान, शराब छोड़ने मान लो वो कहीं पर जाता है किसी डॉक्टर के पास, शराब छोड़ने के दौरान शराब के लिए उठती तलब, ये पूछ सकते हैं। शराब के लिए उठती तलब, के लिए उठती तलब, मतलब शराब छोड़ते समय, मतलब कोई व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, वो डॉक्टर या जिसकी भी सिफारिश लेता है, वो शराब छोड़ने को कहता है, लेकिन शराब छोड़ने के दौरान अगर शराब के लिए जो तलब उठती है ना मन में, उसको कहते हैं डेलिरस ट्रेमेंस। मेंस यानी व्यक्ति डेलिरस को डिलीशियस बता दो। डिलीशियस क्या लगती है व्यक्ति को? शराब। तो शराब से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको करके आना है। ठीक है, एक दो और चीजें वो भी मैं आपको जो है टाइम टू टाइम हर क्वेश्चन में अपन कुछ ना कुछ नया भी सीखते जाएंगे। फिर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या माना गया है? तो इस जो आपका अधिनियम है 2016 का, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम है, उसके अनुसार जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, मतलब जैसे डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया है, ठीक है, और डिसलेक्सिया है, इनको मान्यता प्राप्त विकलांगता माना गया है। क्या माना गया है? मान्यता प्राप्त विकलांगता की श्रेणी में इनको रखा गया है। अब एक चीज, जो 3 चीजें हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक जैसी तीनों चीजें हैं लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी अलग है। सबसे पहले एक होता है आपका बुलीमिया। क्या होता है? बुलीमिया, शॉर्ट में समझाऊंगा। बुलीमिया क्या होता है? बुलीमिया होता है अनियंत्रित खाना खाना। अनियंत्रित खाना मतलब खाने पर कोई नियंत्रित ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, वो बुलिमिया के अंतर्गत आता है। एक ये सारे के सारे डिसऑर्डर है, ध्यान में रख लेना, सारे के सारे विकार हैं। ये मैं जो भी बता रहा हूं, ऊपर भी मैंने जो है ना ये बताया था ना, डेलिरियस ट्रेमेंस, ये भी विकार है, बुलिमिया भी विकार है। इसके अलावा एक आती है बीजे ईटिंग, ये भी विकार है, बीजे ईटिंग। और बीजे ईटिंग में क्या होता है? लगातार खाते रहना, अनियंत्रित खाना, बुलिमिया नोर्सोवा भी कहते हैं इसको। और बीजे ईटिंग में क्या? लगातार खाते रहना। इसमें अनियंत्रित नहीं कह सकते, लेकिन लगातार अगर अपन खाते रहते हैं वो आता है आपका बीजे ईटिंग के अंतर्गत। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनका एक उल्टा होता है, वो होता है आपका एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्सोवा, एनोरेक्सिया नर्सोवा। इसमें क्या होता है? इसमें खुद को भूखा रखने का विकार होता है। खुद को भूखा मतलब कि मोटा नहीं हो जाऊं, इसके लिए खुद को भूखा रखने का विकार। ये जो क्वेश्चन तो देखो अपना सिर्फ जरिया है, अपन जो है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, एकदम अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो ध्यान में रख लेना, बुलिमिया जो नर्सोवा है, कई बार इस बुलिमिया के आगे भी नर्सोवा शब्द लिखा आ सकता है। तो जो बुलिमिया नर्सोवा है आपका, वो अनियंत्रित खाना अगर अपन खाता है कोई व्यक्ति, तो उसको बुलिमिया नर्सोवा विकार हो सकता है। बुल यानी मतलब बेल, और बेल क्या होता है? बहुत ज्यादा खाता है, ऐसे याद रख सकते हो। बीजे ईटिंग, इसमें लगातार खाते रहना। अनियंत्रित खाने का मतलब है कि उसको पता ही नहीं चलता मैं कितना खा चुका, और लगातार पूरे दिन खाते रहना हुआ बीजे ईटिंग के अंतर्गत। और एनोरेक्सिया जो नर्सोवा है, उसमें खुद को भूखा रखने का विकार, यानी कि इनका उल्टा है ये दोनों का। यहां भूखा रखते हैं, ऊपर वालों में ज्यादा खाते हैं। फिर आपका डिसलेक्सिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है? डिसलेक्सिक मतलब पढ़ने में विकार वाले बालक,
पढ़ने में विकार, बार बार देख चुके और बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो डिसलेक्सिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है? तेज गति से पढ़ाना ताकि वो पकड़ सकें। तो तेज गति से तो पढ़ाना नहीं है क्योंकि उनको समझ में कम आ जाएगा, ठीक है। उन्हें अकेले बैठाना ताकि वो ध्यान केंद्रित करें, तो अकेले तो नहीं बैठाना है उनको। सर्वदर्शी सहायक सामग्री और मल्टी सेंसनर टेक्निक्स का प्रयोग करना हो सकता है, लेकिन अगले पे चलते हैं। उन्हें सामान्य छात्रों से अलग करके पढ़ाना, तो ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सर्वदर्शी सामग्री जो सहायक सामग्री है और मल्टी सेंसनरी टेक्निक का प्रयोग करना। इससे क्या होगा आपका, एक मिनट इसको मैं छोटा कर देता हूं, एक मिनट। इससे क्या होगा अपना कि डिस्लेक्सिक जो बच्चे होंगे वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। सर्वदर्शी का मतलब जैसे टेलीविजन वगैरह है उनमें कोई चीज दिखाना, कोई डिजिटल पैनल पर कोई चीज दिखाना, उससे जो डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं उनका पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसमें थोड़ा सा उसको सीखने में मदद मिलेगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, हालांकि यहां से क्वेश्चन आने के चांस कम बनते हैं। एक मटर के पौधे में लंबे डंठल यानी कि कैपिटल टी का गुण वर्चस्वी है। वर्चस्वी मतलब प्रभावी है, जबकि बोने जो डंठल है यानी कि स्मॉल टी का गुण अप्रभावी है। अगर दो हेटेरोजाइगस लंबे पौधे यानी कि टी टी इंटू टी टी को क्रॉस किया जाए तो बोने पौधों का अनुवांशिक अनुपात क्या होगा? तो इसमें बोने पौधों का अनुवांशिक अनुपात आपका 25% होगा। क्या होगा? 25% होगा। और यह आपका प्रभाविकता के नियम को क्या करता है? परिभाषित करता है। किसका? प्रभाविकता का नियम। इसको अपन अगले जो क्वेश्चन है उसमें चर्चा करेंगे, प्रभाविकता के नियम को, ठीक है। तो एक मटर के पौधे में अगर लंबे डंठल वाले टी और जो है बोने डंठल वाले यानी कि स्मॉल टी वाले अगर गुण जो अप्रभावी हैं उसमें अगर अपन लंबे पौधों का आपस में क्रॉस करें तो आपके बोने पौधों की संख्या 25% होगी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मेंडल के किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं? सबसे पहले अपन बात करें मेंडल के अनुवांशिकी के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। और 3 नियम कौन कौन से है ये मत सोचना अपन जो है साइंस पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन। प्रभुत्व का नियम, जिसका दूसरा नाम है प्रभाविकता का नियम। किसका नियम? प्रभाविकता का नियम, इसी को प्रभुत्व का नियम कहते हैं। दूसरा आपका है पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या स्वतंत्र अपव्यय का नियम। दोनों एक ही चीज है। अब बात करते हैं कि यहां पर क्या बोल रहा है कि मेंडल के किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर पीढ़ी में जाते हैं। नाम से पता चल रहा होगा, तो दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, मतलब पृथक्करण का नियम लग रहा है। किसका नियम लग रहा है? पृथक्करण का नियम। अब मेंडल के जो तीनों नियम है उनको अच्छे से अपन जान ले। सबसे पहला जो नियम है प्रभुत्व या प्रभाविकता का नियम, इसमें क्या होता है? इसमें जो है मेंडल ने क्या कहा था कि जो गुण प्रभावी होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो गुण प्रभावी होगा वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। ये कहता है प्रभाविकता का नियम, स्थानांतरित होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रभुत्व का नियम या प्रभाविकता का नियम क्या कहता है कि जो गुण प्रभावी होगा वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, मतलब माता पिता से बच्चों में जाएगा। दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम, और पृथक्करण के नियम में अपन वैसे ऊपर देख चुके कि मेंडल के नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। और एक चीज और अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं, वो क्या है कि जो सुप्त गुण होते हैं वो अपना प्रभाव कभी नहीं खोते हैं। यह बात भी मेंडल ने कही कि सुप्त गुण अपना प्रभाव कभी नहीं खोते हैं। मतलब सुप्त गुण कौन से होते हैं? जो थोड़े कम प्रभावी होते हैं, लेकिन वो प्रभाव कभी खोते नहीं है, कभी ना कभी वो प्रकट होते हैं। कभी ना कभी एकदम अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको, कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये बात क्या कहना चाहता है वो मैं बता देता हूं आपको, दिखाते है। ये क्या कहना चाहता है? सुप्त गुण मतलब होते हैं कम प्रभावी गुण। मानो कि आपके एक माता पिता में कोई गुण है वो बच्चों में नहीं आया, तो जरूरी नहीं है कि वो
क्या हो गया, प्रभाव खो दिया उसने। तो सुप्त गुण कभी अपना प्रभाव नहीं खोते हैं। वो हो सकता है एक पीढ़ी में जो है सुप्त हो जाए, लेकिन उससे अगली पीढ़ी में निकल जाए। मतलब दादा दादी के कोई गुण हो सकता है माता पिता में आपके नहीं मिले, लेकिन आप में जो है प्रकट हो जाए। तो सुप्त गुण कभी भी अपना प्रभाव नहीं खोते हैं। इसको पृथक्करण का जो है नियम कहते हैं। अब इसको पढ़ने से आपको यह लग रहा होगा कि कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखाते, तो प्रभुत्व के नियम में नहीं आता। ध्यान में रख लेना, ये पृथक्करण के नियम में आता है कि सुप्त गुण अपना प्रभाव कभी नहीं खोते, कभी ना कभी वो अपना प्रभुत्व यानी कि अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये आता है पृथक्करण के नियम में। और एक पृथक्करण के नियम में क्या आता है कि किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। फिर जो आपका आता है वो आता है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। क्या आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, या इसका अपन कह सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम ये क्या कहता है, ये कहता है आपका कि एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण से, दूसरे सीधा गुण लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता। यानी कि स्वतंत्र रहते हैं दोनों, प्रभावित नहीं होता। यह बात कौन कहता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल के 3 नियम, प्रभुत्व या प्रभाविकता का नियम, मतलब जो गुण प्रभावी होगा वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएगा। पृथक्करण का नियम ये 2 बात कहता है। पहला तो कि लक्ष्य जो है, इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए 2 जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। और एक कहता है कि सुप्त गुण अपना प्रभाव कभी नहीं खोते, कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब कि माता पिता में अगर कोई गुण नहीं आया दादा दादी का, तो आप में आ सकता है, मतलब एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी बाद में दिख सकता है। तो सुप्त गुण कभी प्रभाव नहीं खोते, ये पृथक्करण के नियम के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। और यह नियम क्या कहता है, यह कहता है कि एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, जो है माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है। वंशक्रम की ये परिभाषा किसने दी, वापस देखें, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो उत्तर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर ने। किसने, जेम्स ड्रेवर ने। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। माता पिता के बीज कोषों में विशिष्टताएं होती है, उसमें उपस्थित अनेक पितृकों के कारण विभिन्न संयोजन से संतानों का निर्माण होता है। सोरेनसन का यह कथन वंशक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है। तो आपको पता ही है सोरेनसन का नियम कौन सा था, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, और फिर अपन बात करते हैं इसकी आगे, ठीक है। ठीक है, तो सोरेनसन का ये कथन वंशक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भिन्नता का नियम। किसका नियम, भिन्नता का नियम, कि माता पिता के बीज कोषों में विशिष्टताएं होती है, इसमें उपस्थित अनेक पैतृकों या पितृकों के कारण विभिन्न संयोजन से संतान का निर्माण होता है। सोरेनसन का ये कथन वंशक्रम के भिन्नता के नियम को क्या करता है, अंकित करता है। प्रत्यागमन का नियम, यह भी सोरेनसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुण अधिक वितरित होते हैं। विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुण अधिक जो है वितरित होते हैं। यह बात कही किसने, प्रत्यागमन के नियम ने। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुण अधिक वितरित होते हैं, अधिक वितरित होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, सोरेनसन ने दिया कि विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुण अधिक वितरित होते हैं, और माता पिता के बीज कोषों में विशिष्टताएं होती है, मतलब भिन्नताएं होती है, तो ये भिन्नता का नियम कहलाता है। समानता का नियम, तो समानता का नियम तो बात से अपन वैसे ही देख सकते हैं कि समान गुण जो है माता पिता के समान ही जो है संतान बनती है, ठीक है। फिर बात आती है आपका अर्जित गुणों के वितरण का नियम। क्या, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। और अर्जित गुणों का वितरण की बात हो रही है यहां पर, और ये जो है किसने दिया, लेमार्क ने। ये किसने दिया, लेमार्क ने। एक है अर्जित गुणों का, यही है अर्जित गुणों का अवितरण का नियम। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, और अर्जित गुणों के अवितरण का जो नियम है ये किसने दिया, तो ये दिया आपका जो आपका बीज कोष है, जिसने बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया था उसने, बीजमैन ने। किसने दिया,
बीजमैन ने। तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम लेमार्क ने दिया, और इसके अनुसार क्या होता है कि कुछ भी अर्जित करता है वो अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देता है। मतलब लेमार्क ने क्या कहा कि मानव जो है, या जो कुछ अर्जित करता है, जो कुछ या जो भी जीव होता है, मानव की जगह अपन जीव ले सकते हैं, मानव ले सकते हैं, मानव जो कुछ अर्जित करता है वह, मानव की जगह जीव भी ले सकते हैं, जीव या मानव जो कुछ अर्जित करता है वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देता है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। यह बात किसने कही? लेमार्क ने। और लेमार्क ने इसमें उदाहरण दिया जिराफ की गर्दन का, कि जिराफ की गर्दन जो है वो धीरे धीरे लंबी हो गई। ये जो है विशिष्ट या अर्जित गुण है जिसको जिराफ ने अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिया। तो यह बात कही किसने? लेमार्क ने, अर्जित गुणों का वितरण का नियम। और अर्जित गुणों के अवितरण का नियम बीजमैन ने दिया। वो बस उल्टा बोल दिया कि मानव जो कुछ अर्जित करता है, जो अर्जित गुण है, या जीव जो भी अर्जित गुण करता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं करता। इसके अलावा बीजमैन ने एक और जो आपका नियम दिया है वो कौन सा हो गया? बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम, निरंतरता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम। अब देखो बीज कोश की जो निरंतरता का नियम है, थोड़ा नीचे चला जाता हूं, ये क्या कहता है कि जिस कोश से संतति का जन्म होता है या फिर जीवन का उत्पादन होता है, जीवन उत्पादन करने वाला जो बीज होता है, बीज कभी नष्ट नहीं होता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझनी पड़ेगी, कभी नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये चीज जो है वापस मैं बता दूं कि सोरेनसन का प्रत्यागमन का नियम कहता है कि विशिष्ट गुण की बजाय सामान्य गुण अधिक वितरित होते हैं। ये क्या है? प्रत्यागमन का नियम। और प्रत्यागमन का नियम आपका सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। और प्रत्यागमन के नियम में एक चीज और होती है, जैसे प्रतिभाशाली जो बालक, प्रतिभाशाली माता पिता, प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली बालक का जन्म, कम प्रतिभाशाली बालक का जन्म, ये इसका ही उदाहरण है। कम प्रतिभाशाली बालक का जन्म, बालक का जन्म, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है, ठीक है। मतलब कि कोई प्रतिभाशाली माता पिता है, उसके कम प्रतिभाशाली बालक का जन्म हो जाए और इसका उल्टा हो जाए, मतलब कम प्रतिभाशाली बालक जो माता पिता के प्रतिभाशाली बालक का जन्म, वो भी प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आता है आपका अर्जित गुणों के वितरण का लेमार्क। ये कहता है कि मानव जो कुछ अर्जित करता है वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देता है, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन वाला एग्जाम्पल लेमार्क ने दिया। फिर अर्जित गुणों के अवितरण का नियम दिया बीजमैन ने, जो कहता है कि अर्जित गुण कभी भी जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। फिर बीजकोश ने जो है बीजकोश की निरंतरता का नियम जो नियम है वो भी बीजमैन ने दिया, और वो क्या कहता है कि जीवन उत्पादन करने वाला बीज कभी नष्ट नहीं होता है। यह बात किसने कही? किसने? बीजमैन ने। फिर एक और आता है, वो मैं यहां पर चर्चा कर लेते हैं अपन। एक आता है आपका जो है जीव सांख्यिकी का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम जो है वो क्या कहता है? जीव सांख्यिकी का नियम कहता है कि आप जो कुछ अपने जो है, जरूरी नहीं है कि माता पिता से ही ग्रहण करो, ठीक है। इसके अनुसार केवल जो है ना, व्यक्ति जो है केवल माता पिता से ही अर्जित नहीं करता गुण, वो माता पिता से 1/2 अर्जित करता है, दादा दादी से जो है 1/4 अर्जित करता है, परदादा और परदादी जो है उससे 1/8 जो है गुण अर्जित करता है। मतलब जीव सांख्यिकी का नियम किसने दिया? गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। और यह कहता है कि मानव जो है केवल माता पिता से ही नहीं, वो अपने पूर्वजों से भी क्या करता है? गुणों को ग्रहण करता है। जैसे माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा दादी से 1/8, और धीरे धीरे ये चलता जाता है 1/16, 1/32। तो यहां पर जो है ये कहता है कि पूर्वजों का भी प्रभाव होता है, पूर्वजों का प्रभाव बताया था इसने, ठीक है। किस पर? मनुष्य पर, ठीक। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है आपका असत्य कथन छांटिए। संयुक्त कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल। मातृ व पितृ कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो यह आपका असत्य हो गया। देखो मातृ व पितृ कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन से? लिंग गुणसूत्र,
वो होते हैं एक जोड़ा, जिसको दो कह सकते हैं। और अगर x x है तब तो क्या हो गई, लड़की होगी, और x y है तब क्या होगा, लड़का होगा। तो ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र एक जोड़े होते हैं, और अलिंग गुणसूत्र जिनका लिंग में कोई योगदान नहीं होता वो होते हैं 22 जोड़े। कितने होते हैं, 22 जोड़े। तो 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र के होते हैं, और लिंग गुणसूत्र क्या, एक जोड़ा होता है जिसमें लड़का या लड़की का पता चलता है। ठीक है, संतान का निर्माण एक कोष से होता है, यह भी ध्यान में रख लेना, संतान का निर्माण एक कोष से ही होता है हमेशा। जीवन के सभी गुण वंशक्रम में है, और इनका प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर असत्य पूछा है, तो यहाँ 22 जोड़े वाला असत्य हो जाएगा। मात्र और पितृ कोष में जो है 23 जोड़े नहीं होते, संयुक्त कोष में होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 56, ये अपन ने सुबह वाली क्लास में कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर जो है 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। मतलब दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाती, दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है, उसके बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है, तो उसको है ऑटिज्म। क्या है, ऑटिज्म। अब ऑटिज्म में होता क्या है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑटिज्म जो होता है उसमें जो है किसी बालक या व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑटिज्म जो होता है उसको अपन कहते हैं ध्यान संबंधी विकार। ठीक है, और ऑटिज्म जो होता है इसमें व्यक्ति जो होता है उसमें संप्रेषण कौशल की जो है कमी पाई जाती है। संप्रेषण मतलब बातचीत, संप्रेषण कौशल की कमी पाई जाती है। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात है दोहराव युक्त व्यवहार होता है, दोहराव युक्त व्यवहार होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक चीज आपको ऊपर मैं बता चुका, यहां पर जो आपका ये था ना, ये वाला क्वेश्चन कि जो है संतान का निर्माण एक कोष से होता है, मतलब मानव जीवन जो है एक कोष से शुरू होता है। तो ये मैंने जो है अपन जो क्वेश्चन थे वो तो एक जरिया था, बाकी जो है अच्छे से चीजों को जाना। तो कोई अगर जो है माला नाम की कोई लड़की है वो दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, उसको अपनी जो है भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरे की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है, इसका मतलब जो है उसमें ऑटिज्म है, जिसमें क्या होता है संप्रेषण कौशल की कमी होती है और दोहराव युक्त व्यवहार होता है। बाकी डिसलेक्सिया वगैरह, डिस्फेजिया वगैरह अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये अपने इंपॉर्टेंट जो है लेवल सेकंड जो है उसके जो है साइकोलॉजी टॉपिक के क्वेश्चन थे। और अगली क्लास कल सुबह आपको जो प्रतीक चिन्ह है आपके राजस्थान के उनकी मिलेगी। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।